नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू में। दोस्तों, इस आज हिस्ट्री के क्लास में हम लोग देखेंगे राजपूत काल। लेकिन राजपूत काल से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि जो हम लोग सेन वंश पढ़े थे, सेन वंश के समाप्त होने के बाद जो था सेन वंश, इसके समाप्त होने के बाद बंगाल में जो पाल वंश था वो अभी इसके समकालीन चल रहा था। तो सेन वंश जब समाप्त होता है तो कुछ जैसे गुजरात का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ऐसे थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। तो इन जगहों पर राजपूत काल का उदय होता है। अब देखेंगे इसमें राजपूत काल को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन राजपूत काल में ये जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि सेन वंश के बाद ऐसे जो प्रतिहार वंश था और इसके बाद आता है प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश। तो इन सबको हम एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो राजपूत काल था, तो राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है। राजपूत वंश का जो उदय, इसके बारे में बताया गया है चंद्र बरदाई की पुस्तक जो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इस बुक में राजपूत काल का पूरा वर्णन मिलता है। पूरा डिटेल्स में यहाँ पर हम पृथ्वीराज रासो में ये जो किताब है इसमें पूरा मिल जाता है। इस युग को 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, इस युग को। हालांकि कुछ क्षेत्रों में राजपूत सत्ता का विस्तार 20वीं सदी तक भी रहा। देखिए, राजपूत काल ये वंश है, ये कैसे आता है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसे कुछ होता है कि एक अग्निकुंड होता है, हवन कुंड होता है। तो उस अग्निकुंड में से पर्वत पर यज्ञ से 4 वंश का उदय होता है। 4 वंश का उदय होता है, जिसको प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। तो इन 4 वंशों का उदय होता है, जिसमें से हम सबसे पहले प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रतिहार वंश। लेकिन एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर राजपूत काल को अंधकार युग भी बोला गया है। राजपूत काल को क्या बोला गया है? अंधकार युग भी बोला है, क्योंकि जो विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी जो राजपूत थे वो एक दूसरे के साथ संगठित नहीं हो सके। इनका तालमेल कभी नहीं बैठ सका, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रह गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सब बड़े होने की होड़ में ऐसे मतलब एक दूसरे से लड़ते रहे, और इनका जो युग बोला जाता है वो अंधकार युग बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे प्रतिहार वंश क्या है। तो प्रतिहार वंश, इस वंश का जो गुजरात के क्षेत्र है, और यह वंश को गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। इस वंश को गुज्जर वंश भी बोला जाता है। इस वंश को क्या बोला जाता है? गुज्जर, गुज्जर वंश भी बोला जाता है। इस वंश का जो संस्थापक है वो है नागभट्ट, नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम, ऐसे बोल सकते हैं। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। ये जो है सिंध नदी, अ, सिंध के अरब शासकों से पश्चिमी भारत की रक्षा के, इस जैसे इनके जो सिंध के अरब शासक थे, इसको नाश किया था ये नागभट्ट प्रथम ने। जो अरब के शासक थे पश्चिमी भारत पर ऐसे कब्जा करने के लिए आए थे, और जैसे मल्लेच्छ हो गए, वो हुंड हो गए, तो उनसे मतलब उनको पराजित करके ये गुज्जर जो प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं वो नागभट्ट प्रथम होते हैं। तो नागभट्ट प्रथम को देख लेते हैं। ये जो है इस वंश के संस्थापक होते हैं। इन्होंने अरब आक्रमणकारियों जैसे सिंध के उम्मैद शासकों को पराजित कर पश्चिमी भारत में अपनी स्थिति मजबूत की थी, जैसा कि अभी बताया मैंने। और देखिए, ना नागवंश के बाद वत्स राज 780 से 880 का जो 800 ईस्वी का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें से अगला जो शासक आता है वत्स राज। इसने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, और कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन कन्नौज को कैसे? क्योंकि ये जो वत्सराज जो था ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लिया था, और वे राष्ट्रकूटों और पालों के साथ त्रिकोणीय, जिसको त्रिपक्षी भी बोलते हैं, त्रिकोणीय और त्रिपक्षी भी ऐसे संघर्ष भी बोलते हैं, तो उसमें ये वत्सराज ने भाग लिया था। इसके बाद जो शासक आता है नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। तो वत्सराज के पुत्र, ये वत्सराज के पुत्र होता है नागभट्ट द्वितीय। इसने कन्नौज को पुनः जीतता है और प्रतिहार साम्राज्य को उत्तरी भाग में एक प्रमुख शक्ति बनाता है। और इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया है, और ये पाल वंश के जो शासक था उस समय पाल वंश इसके समकालीन था, और ये बंगाल में फैला हुआ था। तो इसके जो शासक था धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय ने इसको हरा देता है। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है मिहिर भोज।
मिहिर भोज अगला इस वंश का शासक मिहिर भोज बनता है, और जो प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है, प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज होता है। 836 से 885 इसका टाइम पीरियड होता है। इसके शासन काल में साम्राज्य मतलब अपने एक चरम पर था, जो पंजाब से मध्य भारत और बिहार तक फैला हुआ था। यानी देख लीजिए, ये जो मान लीजिए इंडिया है, तो ये पंजाब से और भारत तक इसका प्रोविनेंस फैला हुआ था। इसने अरब आक्रमणकारियों और अन्य शत्रुओं पर, मतलब इसके जो दुश्मन थे उसके खिलाफ तो युद्ध लड़े ही। मिहिर भोज को गुज्जर प्रतिहार की पहचान को मजबूत करने करने का भी पूरा क्रेडिट मिलता है। मिहिर भोज, आज भी बहुत सारे लोग मिहिर भोज को पूजते हैं एक भगवान के रूप में। तो ये जो है मिहिर भोज ने गुज्जर प्रतिहार की पहचान को मजबूत किया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है महेंद्रपाल, और ये जो महेंद्रपाल है ये मिहिर भोज का पुत्र होता है। मिहिर भोज का पुत्र है महेंद्रपाल। इसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। पिता की नीति क्या थी कि गुज्जर प्रतिहार जो है, इसका जो वंश है इसको मजबूत करना, पिता की इसके इसके पिता की नीति यही थी। और जो पहचान है एक राजपूत की, उसको श्रेष्ठ बनाना। तो ये महेंद्रपाल के भी इसमें खूबी थी, और इन खूबियों में ये रुचि रखता था और इसने वही किया। सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दिया महेंद्रपाल ने, और इसका टाइम पीरियड भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 885 से 910 ईस्वी तक है मीर भोज। अब आता है यशपाल। इसका अगला शासक जो है यशपाल, महेंद्रपाल के बाद यशपाल, और ये अंतिम शासक होता है। यशपाल के बाद स्वतः ये जो वंश होता है ये अपने आप समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो है एक कालखंड से अगर बात करें कि प्रतिहार वंश के बाद, प्रतिहार यानी जो 730 से 756 ईस्वी में प्रतिहार वंश आया था, तो एक ऐसे कालखंड की बात करें कि जो एक सीरियल वाइज चलता हो और हिस्ट्री हमको समझने में आसानी होगा। अगला जो हम लोग को शासन एक वंश जो मिलता है वो है चंदेल वंश। और चंदेल वंश की बात करें तो यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस वंश को जे जाक जेजाक भुक्ति जेजाक भुक्ति जेजाक भुक्ति वंश भी बोला जाता है। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के लिए बेसर शैली का बेसर बेसर शैली का प्रयोग किया गया था इस चंदेल वंश में। अब बेसर शैली क्या होता है? इस बेसर शैली में मिश्रित शैली भी कहा जाता है, क्योंकि जो भारत में अधिकांश जो है, मध्य भारत में अधिकांश मंदिर जो है इसी शैली में बना हुआ था, बेसर शैली में बना हुआ था। मतलब सभी मंदिरों की बात नहीं है, अधिकांश मंदिरों की बात कर रहा है। इसका जो शासक है शासक आता है यशोवर्मन, 925 से 950 इसका टाइम पीरियड होता है। ये चंदेल वंश का सबसे शक्तिशालियों में से एक था। इसने खजुराहो में बैकुंठनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर के नाम से निर्माण करवाया, और कालिंजर किलों को भी मजबूत कराया था इसने। यशोवर्मन ने खजुराहो मंदिर में विष्णु मंदिर बनवाता है, विष्णु मंदिर। और खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, तो खजुराहो को चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। अगला जो शासक आता है धंगदेव। यशोवर्मन के पुत्र होता है धंगदेव, जिसने चंदेल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पहुंचाया, मतलब बहुत आगे बढ़ाया। और इसके शासन काल में खजुराहो के कई मंदिर का और भी निर्माण किया गया। इसने प्रतिहारों और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ तो युद्ध लड़ा ही लड़ा। लेकिन इसका विद्याधर जो अगला शासक होता है, ये महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना करने के लिए प्रसिद्ध होता है, विद्याधर। क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल, तो इसमें महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था सबसे पहले विद्याधर से हुआ था, और विद्याधर बहुत ही निपुणता के साथ ऐसे वो युद्ध लड़ा था महमूद गजनवी के साथ अपोजिट में। इसने कन्नौज के प्रतिहारों और अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन कर लिया था। विद्याधर ने सबसे प्रतापी शासक था ये विद्याधर। इसने गुजरात के जो शासक राज्यपाल की तो हत्या कर दिया। राज्यपाल की हत्या कर देता है, क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया बल्कि डर से भाग गया था, इसलिए राज्यपाल का ये हत्या कर दिया। तो विद्याधर भाई कम एक अयोग्य शासक नहीं था, बहुत शक्तिशाली शासक था, प्रतापी शासक था। अब इसके बाद जो शासक आता है परमीर देव, 1165 से 1203 ईस्वी में परमीर देव।
यह चंदेल वंश का अंतिम प्रमुख शासक होता है। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिससे वंश का कमजोर हो गया। परमीर देव जो था ये अंतिम शासक था चंदेल वंश का, और इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब आक्रमण करते हैं तो इस वंश का जो प्रभाव होता है धीरे धीरे डाउन होने लगता है और ये स्वतः समाप्त हो जाता है। चंदेलों ने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों और परमारों जैसे समकालीन शक्तियों के साथ युद्ध और गठबंधन किया था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों और विशेष रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के हमलों से चंदेल वंश धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो गया था। इसके बाद चंदेल शासक स्थानीय जमींदारों और छोटे सामंतों में बट गए थे। कुछ चंदेल परिवारों ने बुंदेलखंड में 16वीं शताब्दी तक प्रभाव बनाए रखता है। चंदेल वंश के कुछ ऐसे परिवार जो होते हैं वे 16वीं शताब्दी तक अपना प्रभाव जमाए रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होता है, जैसे बुंदेला राजपूतों के रूप में। अब हम लोग देखेंगे परमार वंश। जैसे कि राजपूत काल में प्रतिहार वंश था, परमार वंश था, चालुक्य वंश, चौहान वंश, उसमें से सेकेंड नंबर पर आता है परमार वंश, जिसको पवार वंश भी बोला जाता है। पवार वंश भी बोला जाता है। यह वंश मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था और इसके जो संस्थापक था वो था उपेंद्र। उपेंद्र नाम था ये, और नहीं, यह उपेंद्र है इसका संस्थापक। और इसका जो अगला शासक आता है वो राजा भोज। राजा भोज, बहुत सारे लोगों ने ऐसे सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, तो यही राजा भोज होते हैं, इन्हीं के वो बनता है मुहावरा। तो इस वंश का जो राजभोज होते हैं, इनका टाइम पीरियड होता है 111 से 1016, यानी 1011 से 1016 इसका टाइम पीरियड होता है राजभोज का। इस वंश का सबसे योग्य शासक यही होते हैं राजभोज। राजा भोज योग्य शासक, सबसे योग्य शासक यही होते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाता है। धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाते हैं, जो संस्कृत का सबसे प्रमुख केंद्र माना गया था। इस काल के धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर का भी निर्माण सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस काल में ज्योतिष जो है बहुत ही चरम पर था। इस काल में जो ज्योतिष है बहुत ही मतलब चरम पर था। ज्योतिष का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा विकास ज्योतिष का हुआ था। और अंत में इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का जब अधिकार होता है, दिल्ली सल्तनत यानी ये मुसलमानों का जब अधिकार होता है, तो धीरे धीरे ये जो परमार वंश यानी पवार जो वंश है ये समाप्त होने लगता है। अब अगला जो राजपूत कालखंड में जो आता है वंश वो होता है चालुक्य वंश। तो इस चालुक्य वंश को गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश भी बोला जाता है। इसका जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं मूलराज। इस वंश के संस्थापक मूलराज होते हैं। और इसका जो प्रथम मतलब शासक जो आता है मूलराज के बाद वो आता है भीम प्रथम। और इसका टाइम पीरियड जो होता है 1022 से 1064। तो इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 1022 से 1064 है। और ये जो है इस वंश का शासक भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह था। कौन था? बीमल शाह। तो इसका जो सामंत था वो था बीमल शाह, जिसने वस्तुपाल और तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। तो ये जो बीमल शाह है ने ये दो लोगों के साथ मिलकर वस्तुपाल हो गया और तेजपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, जैन मंदिर। इसके बाद जो अगला शासक आता है इसमें वो होता है भीम द्वितीय। कौन होता है? भीम द्वितीय। भीम प्रथम हम लोग पढ़ लिए, भीम द्वितीय। और इसका जो टाइम पीरियड है 1178 से 1238। तो इसका टाइम पीरियड ये होता है। और इस वर्ष का सबसे प्रतापी शासक यही होता है, मतलब गुजरात चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो होता है भीम द्वितीय। और अंतिम शासक भीम द्वितीय ही था, जिसने 1178 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है।
जो मोहम्मद गौरी को ही हरा देता है। कौन हरा देता है? भीम तृतीय ने हरा देता है। ये मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे। अंत में इस वंश पर दिल्ली सल्तनत का तो अधिकार हो ही जाता है। जब दिल्ली सल्तनत का अधिकार होता है ये चालुक्य वंश पर, तो धीरे धीरे ये वंश ये भी खत्म हो जाता है। अगला जो वंश आता है वो है चौहान वंश। ये जो चौहान वंश है इसका जो संस्थापक, जो जिसको बोला जाता है संस्थापक, उसको वासुदेव, इसका जो संस्थापक होता है वासुदेव, जिसको सिंह सिंह राज भी बोला जाता है। सिंह राज भी बोला जाता है। तो इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? अरुणो राज था। कौन था? अरुणो राज। अरुणो राज लिख देता हूँ, अरुणो राज। सबसे मतलब योग्य शासक, चौहान वंश का सबसे योग्य शासक अरुणो राज था, जिसके दरबार में संस्कृत विद्वान विग्रहराज 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 का जो चौथा विसल देव रहते थे। विग्रहराज, संस्कृत के विद्वान विग्रहराज चौथा विसल देव रहते थे। इनकी जो रचना है विग्रहराज की, इनकी एक रचना है वो है हरिकेली। हरिकेली, हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य है। संस्कृत नाट्य, संस्कृत नाट्य ये रचना करते हैं हरिकेली, हरिकेली नाम होता है। अब अगला जो शासक आते हैं वो सबसे सम्माननीय, सबसे मतलब योग्य शासक, वो है पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान को। पर मूवी भी, बहुत सारे मूवी बन चुका है, बहुत सारे आर्टिकल छप चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे इनके नाम का बहुत प्रसिद्ध ऐसे वाक्य, इवेंट, घटना हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे इस पर बुक भी लिख दिया गया है। इस वंश का जो संस्थापक है ये पृथ्वीराज चौहान थे। इन्होंने तराइन के युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1191 गौरी के बीच हुआ था, और इन्होंने गौरी को पराजित कर दिया, हरा दिया था 1191 में। चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह करते हैं। वो भी कैसे? एक हीरो के जैसे, जब हीरो कोई विलेन के कब्जे से निकाल लेता है, वैसे ही संयोगिता जो है इनका एक स्वयंवर होता है। आगे हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। तो पहले तो हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि चौहान जी ने, ये पृथ्वीराज चौहान जी ने संयोगिता, जयचंद की पुत्री जो संयोगिता है उनको अपहरण करके शादी कर लेते हैं, जिससे जयचंद ने नाराज हो जाता है। जो जयचंद तो ये जयचंद नाराज होकर गौरी के पास जाता है। गौरी, मोहम्मद गौरी, यही आक्रमणकारी गौरी के पास जाता है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है गौरी के बीच 1192 में। तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है तो जिसमें गौरी की जीत होती है। किसकी? गौरी की जीत होती है। लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में मार देता है। चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान नहीं, जयचंद को मार देता है। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, जयचंद को मार देता है 1194। देखिए, तराइन का युद्ध एक 1191 में होता है, एक 1192 में होता है। तो 1192 में जो होता है, इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उस 1194 में ये जयचंद को भी ठोक देता मोहम्मद गौरी ने। ये किसी का नहीं होता है। तो जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो आने लगते हैं, धीरे धीरे भारत में आने लगते हैं, तो इस इतिहास को मध्यकाल बोला जाता है। और ये जो इतिहास है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा मध्यकाल। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो करने वाला है, नहीं तो ऐसे कि ऐसे पड़ा कपड़ा रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद।